हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वालिद साहब प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। इनकी मुलाजमत को 3 साल का अरसा हुआ था कि उनकी शादी हो गई। वालिदा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि वालिद साहब का ताल्लुक़ एक गरीब देहाती घराने से था। तभी अब्बा की सोच भी कुछ गांव वालों के माहौल से मुताबिकत रखती थी। वालिदा अपने जीवन साथी के बरक्स थी। यही वजह थी वो अब्बा को हर बात पर देहाती होने का ताना देती थी। कुछ अरसा तो बर्दाश्त किया, मगर रफ्ता रफ्ता वो भी बीवी के उन तानों का बरमला जवाब देने लगे। अब लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। इसी दौरान माँ ने मुझे जन्म दिया। मैं निहायत गोरी, खूबसूरत और मासूम सी थी, मगर दादी ने इस वजह से गोद में ना लिया कि उनको उम्मीद थी पोता होगा। भला इसमें वालिदा का क्या कसूर, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। खैर, वालिद साहब ने माँ को समझाया। उनके समझाने से दादी चुप हो गई। असल फूट तो इस वक्त पड़ी जब मेरी माँ ने एक के बाद दीगरे बेटियों की लाइन लगा दी। वालिद साहब देहाती सही पर पढ़े लिखे थे। वो हम चारों बहनों से बहुत प्यार करते थे। दादी से भी कहते, इन मासूमों को कुछ मत कहा करो वरना खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। इनकी शादियां भी तो करनी हैं और तुम एक मामूली टीचर हो। दादी जवाब देती, तो क्या उनको डांट डपट में रखने से उनके नसीब अच्छे हो जाएंगे? ये तो अल्लाह की रहमतें हैं, बस उनके लिए दुआ किया करो। सबसे बड़ी मैं थी। जब से पैदा हुई घर में झगड़ा ही देख रही थी। कभी वालिद साहब वालिदा में, कभी दादी का मेरी माँ के साथ, और कभी फूफियाँ आस्तीन चढ़ाए लड़ने पहुंच जाती। माँ को अपने घर के माहौल से इतनी नफरत थी कि वो हर वक्त अफसुर्दा और आदम बेजार रहने लगी थी। कभी कभी हम बेटियां भी उनके इस मिजाज की लपेट में आ जाती। जाहिर है मेरे हसास ज़हन ने उन हालात का बहुत असर लिया। जी चाहता था कि कहीं भाग जाऊं। लड़ाई झगड़े का खौफ तो बहुत बचपन से मेरे दिल में बैठ गया था। ज्यों ज्यों शऊर आने लगा, दिन ब दिन हसास और खामोश रहने लगी। पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। यूं भी मैं ज़हीन ना थी। शायद यही वजह होगी कि वालिदैन ने 8वीं के बाद स्कूल से उठा लिया था। माँ की ख्वाहिश के बावजूद मैट्रिक ना कर सकी। स्कूल छोड़ा तो घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ रही। दिन भर खामोशी से काम में लगी रहती। किसी से बातचीत और ना हंसी मजाक। हर वक्त यही खौफ जहन पर सवार रहता, ना जाने क्या होने वाला है। कुछ ही अरसा बाद अब्बा के जानने वालों ने उनको एक रिश्ते के मुताल्लिक बताया। अब्बा जल्द से जल्द अपनी बेटियों का बोझ उतारना चाहते थे, और वैसे भी आइंदा हालात का क्या भरोसा था। अभी उन्होंने अपनी 3 बेटियों की भी शादी करनी थी। तभी वालिद ने उन लोगों से जो रिश्ता लाना चाहते थे कहा कि उनको हमारे घर भेज दो। लड़के वाले हमारे घर रिश्ता देखने आ गए। मेरी शक्ल अच्छी थी, उन्होंने देखते ही पसंद कर लिया। वालिदा से कहने लगे, हमें सिर्फ अच्छी सीरत वाली बहू चाहिए, जो सलीकाशियार हो, खाना पकाना जानती हो। इससे ज्यादा हमको कुछ ना चाहिए। इस बात की तो आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरी माँ ने जवाब दिया। मेरी बेटी नेक सीरत और घरेलू काम काज में ताक है। बस एक कमी है कि चालाक और जमाना साज नहीं है, जमाने की बारीकियों को नहीं समझती। ये तो अच्छी बात है, हमें भी ऐसी बहू चाहिए जो चालाक ना हो, बस सीधी सादी हो। इसी वक्त रिश्ता पक्का हो गया और 2 माह बाद मेरी शादी हो गई। पहले पहल तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, फिर उनके असल चेहरे मेरे सामने आने लगे। पहली ही रात प्यार और मोहब्बत की बातें करने की बजाय मेरे दुल्हा ने ऐसी बातें की जो कुछ फलसफियाना किस्म की थी, मेरी समझ में नहीं आए। मैं हूँ हाँ में जवाब देती रही। उन्होंने कहा, मैं समझ गया कि तुम ना सिर्फ कम पढ़ी लिखी हो, बल्कि तुम में सूझ की भी कमी है। हमारी अम्मा अपने लिए खिदमतगार बहू चाहती थी, लिहाजा उनको मिल गई है। तुम में तो मामूली मौजू पर बात करने की अहलियत नहीं है। मैं तुमसे खुश रहूं ना रहूं, मेरी माँ तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेंगी। गोया शहाब ने पहली रात मुझे कबूल न किया, बाकायदा मेरा इंटरव्यू लिया और मैं फेल हो गई। वो ऐसी बीवी चाहते थे जो हर लिहाज से उनके बराबर की हो, सोच और ख्यालात में और तालीम और तहजीब में। वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी सोसाइटी भी पढ़े लिखों की थी। वो चाहते थे मैं हर जगह उनके साथ जाऊं, मुझे ढंग से बात करना आता हो, पढ़ी लिखी होने के साथ सोशल भी रहूं। शायद मेरी सास ने बेटे से कुछ गलत बयानी से काम लिया होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, हालांकि मैं तो सिर्फ मिडिल पास थी। अलबत्ता ये बात सही थी कि मैं खूबसूरत थी और सुघड़ भी, और मेरी सास ने उन्हीं 2 खूबियों को अहमियत दी थी।
ये नहीं देखा कि उनका बेटा कैसी खूबियां अपनी शरीक हयात में देखना चाहता है। मैं वो सब कुछ ना कर सकती थी और वैसी बन-ठन कर महफिलों में नहीं जा सकती थी जैसा मेरा शौहर चाहते थे। यही वजह थी कि आए दिन वो मुझसे उलझने लगे। कहते, मॉडर्न कपड़े पहनो, पार्लर जाओ, नए अंदाज के बाल बनवाओ, और मैं इनकार कर देती। अब वो किसी के सामने भी मुझे बुरा भला कहने से गुरेज न करते। जब शौहर बीवी का साथ देने वाला ना हो तो लोगों को भी बातें करने का मौका मिल जाता है। मैं ससुराल वालों के साथ लाख अच्छी सही, लेकिन शौहर के मिजाज को देखते हुए ससुराल वालों के दिलों में भी मेरे लिए कोई मकाम ना रहा। वो मुझे हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के ताने देने लगे। हर वक्त उनकी ज़बान पर मेरे लिए ये अल्फाज होते, हमारा बेटा इतना खूबसूरत, अच्छी नौकरी वाला, पढ़ा लिखा, जाने उसने अपनी बीवी के कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे। इसने तो फैसला हम पर छोड़ा था, हम ही ने इसके ख्वाब, इसके तमाम अरमान मिट्टी में मिला दिए। नंदे भी माँ से अब यही कहने लगी, जब हमारा भाई शादी से खुश नहीं तो ऐसी बीवी किस काम की। हमारा बस चले तो हम अपने भाई की दूसरी शादी करवा दे। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर कुर्ती थी, मगर किसी से कुछ नहीं कहती थी। हत्ता कि अपने वालिदैन से भी इस बारे भी जिक्र न किया कि उनको तकलीफ होगी। कुछ ही अरसे के बाद मैं एक खूबसूरत बेटे की माँ बन गई। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने मुझे बेटे से नवाजा। ससुराल में मेरे पाँव तो जमे। साल बाद बेटी हो गई। अपने बच्चों की परवरिश में मैंने कोई कसर न उठा रखी। अपनी तरफ से मैं उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर रही थी। इनकी तरफ हमा वक्त मुतवज्जे रहती और अपनी जान उन पर निछावर करती थी। इस पर भी मेरे शौहर और ससुराल वाले कहते, जाहिल है कि उनकर सही तरह बच्चों की परवरिश कर रही है, काश हम पढ़ी लिखी बहू लाते। मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि अभी मेरी 3 बहनों की शादियां हुई थी। नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका मुस्तकबिल खराब हो। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की कि वैसी बन जाऊं जैसा शौहर और उसके घर वाले देखना चाहते हैं, मगर नाकाम रही। काफी हद तक हालात से समझौता कर लिया, लेकिन इंसान चलता तो अपनी फितरत पर है। फिर मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। मैं अपनी माँ का हाल देख चुकी थी और सबक हासिल कर चुकी थी कि मुकाबला करने और जवाब देने से बेहतर है कि औरत चुप रहे। इस तरह ही वो अपने बच्चों के लिए घर की फिजा में सुकून ला सकती है, वरना बच्चे परेशान होते हैं। अब तो मैं 4 बच्चों की माँ थी। खूब जानती थी कि जवाब देने से झगड़ा बढ़ता है। इस तरह हालात बेहतर नहीं होते बल्कि और ख़राब होते हैं। बेशक मैंने बहुत सब्र से काम लिया, लेकिन आखिर तो इंसान थी। अब मेरे सब्र के बंधन टूट रहे थे। मैं खूब रोना चाहती थी, अपनी हालत के बारे किसी को बताना चाहती थी, मगर यहाँ मेरा कोई भी अपना न था जो मेरे दुख दर्द बांट सकता। तभी सब दर्द अपने सीने में दफन करती जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बीमार पड़ने लगी। एक बार बीमारी गालिब आ जाए और हालात बेहतर ना हों तो फिर बीमारी बार बार हमला आवर होती है। वो जो एक खूबी मुझ में मौजूद थी कि मैं खूबसूरत थी, और सिर्फ इसी खूबी की बना पर शहाब की अम्मा मुझे पसंद करके बहू बना कर लाई थी, बीमारी की वजह से वो भी बाकी ना रही थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए, चेहरा बेरौनक और रंग उड़ा उड़ा सा। थोड़ा सा काम करने से सांस फूलने लगता। आराम की नीयत से जरा सा लेट जाती तो घर में शोर बर्पा हो जाता कि हम तुम्हें आराम करने के लिए तो नहीं लाए थे, सारे घर का काम पड़ा है। अगर हर वक्त पलंग पर बिछी रहेगी तो काम कौन करेगा। इन बातों से बचने के लिए मुझको मजबूरन काम करना पड़ता। नंदे कॉलेज जाती थी और सास कहती, मैं तो बूढ़ी हूँ, काम कैसे कर सकती हूँ, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। वो मुलाजमा भी ना रखती थी कि उनको नौकरानियों के हाथ का काम पसंद ही ना था। इन जिल्लत आमेज जुमलों से बचने की खातिर मजबूरन उठकर काम करने लगती। शौहर रात गए आते और आकर सो जाते जैसे उनको मुझसे कोई ताल्लुक ही ना हो। कभी मीठा ना बोलते। हम एक ही कमरे में 2 अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वो मेरे होकर भी मेरे ना थे। एक इज्जतदार शख्स की बीवी थी, लेकिन तमाम रिश्तों के होते थे ही दामन छत जरूर थी। शहाब ने कभी न पूछा कि तुमको कुछ चाहिए। मेरी आदत वैसे भी किसी से कुछ मांग कर लेने की ना थी। जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया। मैंने ये सब कुछ अपनी किस्मत का लिखा समझकर चुप का रोजा रख लिया। मैं रोज रोज के झगड़ों से घबराती थी, इसलिए चुप रहती थी कि मेरा अंजाम भी मेरे वालिदैन जैसा ना हो। वही तारीख दोहराई जा रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि वहां अम्मा रोबदार थी, यहाँ मेरे शौहर। सोच सोच कर डरती थी कि उन झगड़ों का असर मेरे बच्चों पर न पड़ जाए,
जिस तरह मेरे वालिदैन के झगड़ों का असर हम बहनों पर हुआ। तभी ऐसी कोई बात ही मुंह से ना निकालती कि जो झगड़े की बुनियाद बने। एक मनहूस दिन मेरी एक सहेली आ गई। मैं अकेली बैठी थी, दिल पर मनोबोझ था। सुबह ही ज़ारा के अब्बा बिलावजा झगड़ा करके गए थे। जी चाहता था कि चीख चीख कर रूं, भला बात ही किया थी। उन्होंने कहा था कि बनियान धो देना। मैंने धोकर रस्सी पर डाली, वो देवर साहिब पहनकर चले गए बना बताए। भला इसमें मेरा क्या कसूर? जब शहाब ऑफिस जाने को तैयार होने लगे तो बनियान न थी। कहा तुमने धोई नहीं होगी, अब झूठ बोल रही हो, मुझे 10 बातें सुना दी। मैं रोने लगी। मैली बनियान उठाकर मेरे मुंह पर मारी और बगैर कपड़े तब्दील करके चले गए। नंदे कॉलेज और बच्चे स्कूल जा चुके थे, सास भी पड़ोस में चली गई। मैं अकेली बैठी ही थी कि फाजला आ गई। ये बरसों बाद मुझसे मिलने आई थी। मुझको रोते देखकर पूछा क्या हुआ। मुझे इस वक्त किसी गमगुसार की जरूरत थी। जरा सी हमदर्दी पाकर फट पड़े। इसके कंधे पर सर रखकर खूब रोई तो उसने कहा, बेहिम्मत बनी हुई हो, इसीलिए इतना दुख से रही है। जरा हिम्मत से काम लो, फिर देखो क्या होता है। तो क्या करूं फाजला, किधर जाऊं? खावंद को कह दो मैं जा रही हूं, चंद दिन में के चली जाओ, बच्चे भी छोड़ जाओ, ये बच्चे संभालेंगे, घर का काम करेंगे तो जल्द तुम्हारी कदर आ जाएगी। जाने में किस मिजाज में थी कि बच्चों के स्कूल से वापस आने का भी इंतजार न किया। घर की चाबियां पड़ोसन को थमाकर कहा कि सास आए तो बता देना, मोमिना चली गई है, अपना घर बार पोते पोती संभालो। मैं अब इस उकूबत खाने में नहीं रह सकती, मुझे मत ढूंढना, मैं के नहीं जा रही। मैं अब तुम्हारे घर भी वापस ना आऊंगी। सहेली के उकसाने पर बगैर सोचे समझे घर से कदम निकाला। नहीं जानती थी कि यह कदम मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हमेशा के लिए बच्चों का मुंह देखने को तरस जाऊंगी। काश इस वक्त अक्ल से काम लेती और अपनी वालिदा को घर से बलवा कर उनके साथ ही चली जाती। फाजला के घर तमाम दिन रही। रात आई तो सोचा कि मैं के जाऊं, इनको बताऊं कि कहाँ हूं और कैसे हालात से निकली हूं। रात को माँ के पास पहुंची। वहां मेरा मातम था कि खुदा जाने कहाँ गई, किसके साथ भाग गई। मैंने माँ से कहा, मैं किसी के साथ नहीं भागी। फाजिला के घर थी। माँ ने कहा, घर से कदम नहीं निकालना था और अगर आना ही था तो मुझे फोन करती, मैं आ जाती। घर की चाबियां मेरे सामने सास के हवाले करती। अब तो तुझ पर तरह तरह के इल्जामात लग गए हैं। वो तो थाने तेरी गुमशदगी की इत्तला दर्ज कराने जा रहे हैं कि बहू हमारे घर से नकदी और जेवरात भी ले गई है और न जाने किसके साथ गई है। मैंने ये सुना तो होश उड़ गए। ये तो सोचा भी ना था कि ऐसे भी होता है। अब्बा अलग हैरान थे कि अब क्या करें। फौरन भागे हुए गए। मेरे खावंद को बताया कि सहेली के घर पर थी, हमारे घर आ गई है। वो ना माने, बोले हम क्या जाने सहेली के पास थी कि कहीं और, अब हम उसे ना रखेंगे। इतना लिहाज करते हैं कि थाने में रपट नहीं लिखवाते कि कुछ घर से लेकर नहीं गई, मगर अब हम इसको घर वापस नहीं लाएंगे। वालिद साहब गमजदा वापस आ गए। तीनों बहनें भी रोने लगी कि उनको भांजे और भांजियों से बहुत प्यार था और अब तो उनसे मुलाकात करना भी नसीब की बात थी। ये है औरत की हैसियत और उसकी खता। कसूरवार ना भी हो तो सजा मिलती है और हर कदम ससुराल में फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। 5 साल गुजर गए वालिदैन के घर रहते हुए। एक दिन भी उन्होंने बच्चे ना दिखाए। कहते थे कि हमने तो नहीं छीने थे, खुद ही छोड़ कर गई थी। बच्चों की सूरत देखने को तरस गई। सब कहते कि बच्चे तो अब अदालत से मिलेंगे। वो भी कहते हैं कि हाँ अदालत जाओ, अदालत तुमको बच्चे देती है तो हम भी दे देंगे। बच्चों की याद सताती तो कलेजा मुंह को आने लगता। वो मेरे बगैर कैसे तैयार होकर स्कूल जाते होंगे? क्या सोचते होंगे कि उनकी माँ कहाँ चली गई? न जाने ससुराल वाले उनसे मेरे बारे क्या कहते होंगे? कैसी उल्टी सीधी बातें उनको मेरे बारे नहीं बताते होंगे? कितनी अजियत इनको मिली और कितनी मुझे, फिर भी हासिल क्या हुआ? इससे तो वही हालत अच्छी थी कि अपने घर में अपने बच्चों के पास तो थी। बच्चे मेरी आंखों के सामने रहते और मुझे उनके काम करके सुकून मिलता था। काश मैं ही कुछ और सब्र कर लेती और सहेली के उकसाने में घर ना छोड़ती। वालिद साहब कहते हैं, बेटी सब्र से रहो, किसी दिन शहाब को ख्याल आएगा तो आकर ले जाएंगे। हम शरीफ लोग हैं, अदालत जाएंगे और ना तलाक मांगेंगे। सुना है कि सास बेटे के लिए लड़की ढूंढती फुरती है, लेकिन 4 बच्चों का सुनकर लोग परे हट जाते हैं।
दिन रात दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे दिन फेर दे। शहाब को मेरा ख्याल आ जाए और वो मुझे अज खुद लेने आ जाए ताकि मैं अपने बच्चों में जाकर आबाद हो जाऊं। सच कहती हूँ कि बच्चों की जुदाई भी बहुत तकलीफ दह होती है। इनसे जुदा रहकर माँ कभी सुकून से नहीं रह सकती। ये माँ ही है जो बच्चों की हिफाजत कर सकती है, इसलिए घर से कदम निकालते वक्त औरत को 100 बार सोचना चाहिए। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।